हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो मेजरमेंट की एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस के बारे में। उसका नाम है ओरिफेस मीटर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेंचुरी मीटर के बारे में। वो भी केमिकल इंडस्ट्रीज में रेट ऑफ फ्लो या किसी भी पाइपलाइन में फ्लो कर रहे लिक्विड का रेट ऑफ डिस्चार्ज या फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। ये आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं डिवाइस वो है ओरिफाइस मीटर। ओरिफाइस मीटर वेंचुरी मीटर वाली वीडियो देखने के बाद में आपको 2 मिनट में, विद इन 2 मिनट आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। आप 2x स्पीड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए देखें, फ्लो मेजरमेंट की एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस है ओरिफाइस मीटर। टॉपिक डालते हैं इसका, ओरिफाइस मीटर। तो ओरिफाइस मीटर का उपयोग किया है किसी भी केमिकल इंडस्ट्रीज में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स की। वहां पे कोई ना कोई लिक्विड होता है, कोई ना कोई गैस होती है, ठीक है। किसी न किसी टाइप का कोई स्लरी होता है, कोई वाटर होता है, किसी न किसी टाइप का कोई लिक्विड होता है। तो हमको उनकी फ्लो रेट चाहिए। फ्लो रेट की 1 मिनट में या 1 घंटे में, 1 दिन में, 6 घंटे में वो फ्लो रेट कितनी है, 1 घंटे में कितना लिक्विड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पास कर रहा है। मान लो जैसे मेरे पास में ये 100 मीटर क्यूब का टैंक है। अगर 10 मीटर क्यूब पर हावर, 1 घंटे में 10 मीटर क्यूब किसी पाइपलाइन के थ्रू, यहां पे कोई ओरिफाइस मीटर लगा हुआ है, ओरिफाइस मीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में 10 मीटर क्यूब इस टैंक में अगर मेरा कोई भी स्लरी, कोई गैस, कोई लिक्विड एंटर कर रहा है तो इसको भरने में कितना समय लगेगा। 1 घंटे में 10 मीटर क्यूब भरेगा तो 100 मीटर क्यूब 10 घंटे में, मतलब मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि 10 हावर के अंदर ये मेरा टैंक फिलअप हो जाएगा। तो इसकी इंपोर्टेंस तो हमको समझ में आ गई कि ये फ्लो मेजरमेंट डिवाइस पढ़ना कितना जरूरी है। और आप इंजीनियर हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं तो आपको इन इक्विपमेंट या डिवाइसेस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में कोई भी पाइपलाइन है, उसमें फ्लो हो रहे लिक्विड का मेजरमेंट करने के लिए एक ओरिफाइस डिस्क का प्रयोग किया जाता है। ओरिफाइस डिस्क, उसमें एक छोटा सा होल होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है और काम कैसे करती है। ये ओरिफाइस मीटर बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर आपने बर्नौलीज थ्योरम के बारे में नहीं पढ़ा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके थ्योरम समझ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर एक सेक्शन 1 है, यहां 2 है। ये ओरिफेस मीटर की एक सर्कुलर डिस्क है। तो इसके माध्यम से यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम किया जाता है। हमने देखा था कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वेलोसिटी तो क्या होगी, बढ़ेगी। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा लेकिन लिक्विड की वेलोसिटी घटेगी। तो 2 अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस को हम यूट्यूब मैनोमीटर से कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो ओरिफाइस मीटर का मतलब है कि रेट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। तो इसकी कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी हमको चाहिए। तो चलिए हम ओरिफाइस मीटर का एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं और उसकी इक्वेशन को डिराइव करते हैं। देखते हैं क्या इक्वेशन आती है। किसी भी लाइन में फ्लो करने वाले लिक्विड का रेट ऑफ डिस्चार्ज या फ्लो रेट हमको कैलकुलेट करनी है तो हमको क्या क्या डेटा चाहिए, उस पाइपलाइन का क्या क्या डेटा चाहिए। तो यहां पे ओरिफाइस मीटर का एक डायग्राम बनाएंगे हम। ये कोई इंडस्ट्रियल पाइपलाइन है जिसमें कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो इसमें यहां से डॉटेड लाइन, ये 3D में एक डिस्क लगा हुआ होता है और यहां पे फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इसमें छोटा सा छेद होता है, बिल्कुल mm के साइज में, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। यहां से ये फ्लो पूरा की पूरा लिक्विड, यहां भी लिक्विड रहेगा, ये लिक्विड का फ्लो है, ठीक है। ये सेक्शन 1 है हमारा और ये सेक्शन 2 है। तो यहां पर कोई ना कोई प्रेशर होगा, कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। और Z1 इसकी डेटम लाइन से सेक्शन 1 की यहां से यहां तक की हाइट को Z1 बोला जाता है और यहां से यहां तक की हाइट को Z2 बोला जाता है। यहां पे कोई ना कोई प्रेशर P2 होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 होगा, वेलोसिटी V2 होगी और हाइट Z2 होगी। तो यहां पर P1 इस लिक्विड की प्रेशर की इंटेंसिटी, A1 इस पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शन एरिया है, V1 वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइपलाइन है, Z1 हाइट ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1 फ्रॉम द डेटम लाइन है। अब इन दोनों, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहां पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा लेकिन वेलोसिटी कम होगी। यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया सेक्शन 2 पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा यहां पे ज्यादा है। तो सेक्शन 1 और 2 ये 2 अलग अलग सेक्शन है। इनमें हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं ऑन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन सेक्शन 1 एंड 2 पे। तो हमने बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव किया था, नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके वो इस इक्वेशन को देख लेते हैं। हमने इक्वेशन डिराइव करी थी P1/W प्लस V1² 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/w प्लस V2² 2G प्लस Z2।
ठीक है, ये इक्वेशन हमने डेराइव करी थी। ठीक है, उस बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर तीनों एनर्जीज के जो हेड है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उन तीनों एनर्जीज के हेड भी अपने सेक्शन 2.2 पे सेम होंगे। ये बर्नौली थ्योरम हमारी थी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर आधारित। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर अलग है, ज्यादा है, यहां पे कम है, तो हम यूट्यूब मैनोमीटर की सहायता से, यहां से कोई हमारे पास में यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है, यहां पे ये यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, मैनोमीटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली इतना समझिए कि मैनोमीटर से हम प्रेशर डिफरेंस, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो पहले तो यहां पे लिक्विड ऐसे भरा हुआ है मान लो। अब जैसे ही इसमें फ्लो आया तो यहां पे क्या प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पे ज्यादा दाब लगेगा, तो लिक्विड नीचे की तरफ मूव करेगा। इसमें भरा जाता है मरकरी, हैवी या विस्कस लिक्विड भरा जाता है मरकरी। तो यहां से ये लिक्विड यहां पे आ गया और यहां पे इसकी हाइट बढ़ गई। अब ये जो बढ़ी हुई हाइट है, यहां से यहां तक की ये बढ़ी हुई हाइट है, इसको बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये है इसका प्रेशर हेड, इसका क्या है, लिक्विड का ये प्रेशर हेड है, और ये है हमारा डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, ये इसकी डेटम लाइन है और ये ओरिफाइस की डेटम लाइन है। तो चलिए इसमें बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करी, तो यहां पे ओरिफाइस मीटर है, ये हॉरिजॉन्टल, किसी भी पाइपलाइन के, यहां पे पाइपलाइन कनेक्टेड है तो उसके बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पर Z1 बराबर होता है Z2 के, तो Z1 से Z2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, P1 बाई स्मॉल w V1 स्क्वायर बाई 2G P2 अपॉन स्मॉल w, जहां पे स्मॉल w के स्पेसिफिक वेट ऑफ द पर्टिकुलर लिक्विड जो आपका लाइन में फ्लो हो रहा है। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, P1 अपॉन स्मॉल w माइनस ये w वाली टर्म भी सेम टर्म को एक साइड में पक्षांतरण कर लो, और V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। इस वाली टर्म्स है Z1 और Z2 दोनों दोनों कांस्टेंट, हाइट कांस्टेंट रहेगी, दोनों बराबर है, तो दोनों को कट कर दिया। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यहां पर इस वाली टर्म को बोला जाता है H, और H जो होता है वो होता है डिफरेंशियल प्रेशर हेड। डिफरेंशियल प्रेशर हेड इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हेड का डिफरेंस क्या है, इसको ds से या डेल एच से या h से, हमने h लिख दिया यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर हेड, या dh डेच, जो भी बुक्स में आप देखें वहां डेल h भी दिखेगा, हमने यहाँ इसका नाम दे दिया, ये डिफरेंशियल प्रेशर हेड है। तो इस इक्वेशन को यहां से h इज इक्वल टू, यहां से 2G आपने एलसीएम लिया तो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग Q बराबर A1 V1 बराबर A2 V2 होता है। किसी भी पाइपलाइन में फ्लो हो रहे लिक्विड का रेट ऑफ डिस्चार्ज के लिए एक जनरल इक्वेशन दी गई है, वो होती है Q इज इक्वल टू A1 V1 बराबर A2 V2। वहां पर A1 पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शन एरिया है, V1 उस पाइपलाइन में पर्टिकुलर फ्लो हो रहे लिक्विड की वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन से हम निकालेंगे यहां से V1 का वैल्यू, तो V1 का वैल्यू होगा यहां पे A2 V2 अपॉन A1। ठीक है, तो यहां से हम V1 की वैल्यू रख देंगे इसमें, H इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू रखेंगे तो A2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, क्योंकि V1 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, इसके नीचे भी ये पूरी की पूरी बॉटम में है, ये 2G। ठीक है, तो H बराबर यहां से A1 का स्क्वायर हमने क्या किया, एलसीएम लिया। ठीक है, A1 का स्क्वायर अगर एलसीएम लूंगा तो यहाँ A1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर से A1 स्क्वायर कट जाएगा, A2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर बचेगा अपॉन में 2G। ठीक है, अब यहाँ से V2 स्क्वायर कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, H बराबर V2 स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, A1, यहाँ A1 का स्क्वायर है ना, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर कॉमन लिया तो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, और अपॉन में 2G अपॉन 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2G। ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, इसको हटा देते हैं, V2 का स्क्वायर H बराबर यहां पे स्क्वायर आएगा, है ना, V2 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया है। तो यहां से हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, यहां से ये इक्वेशन आई। अब इसको लिखा जा सकता है, 2G को तो हम H से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2GH बराबर V2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है V2 की। ठीक है, तो V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए V2 का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर 2GH। ठीक है, V2 स्क्वायर तो हमने यहाँ की यही रखा, A1 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। यहाँ से V2 की वैल्यू हम निकलेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ A1 बचेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो
√2GH अपॉन इसके ऊपर रूट लगेगा तो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये तो V2 की वैल्यू आ गई अपने पास में, इसको भी हटा देते हैं। ये V2 की वैल्यू आ गई और फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इससे आप जानते हैं Q इज इक्वल टू A2 इंटू V2 होता है। तो V2 की वैल्यू यहां पर है अपने पास में। Q क्या है? किसी भी पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है लिक्विड का रेट ऑफ डिस्चार्ज है। तो Q थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ चीजें और भी होती हैं, उनको भी हम एज्यूम करेंगे अभी आगे। तो Q थ्योरेटिकल इज इक्वल टू A1, यहां पर V2 की तो ये पूरी वैल्यू रख देंगे हम, और यहां अलग क्या है A2, तो A1 A2 √2GH अपॉन रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। चूंकि ये थ्योरेटिकल रेट ऑफ डिस्चार्ज है तो Q एक्चुअल रेट ऑफ डिस्चार्ज, क्यों एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? CO, यहां पे ओरिफिस मीटर का एक कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ ओरिफिस मीटर इनटू थ्योरेटिकल रेट ऑफ डिस्चार्ज। तो यहां से एक्चुअल रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन पर्टिकुलर दिस पाइपलाइन विल बी Q एक्चुअल इज इक्वल टू C0, और यहां थ्योरेटिकल रेट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू A1 A2 √2GH, ये A2 है, A2 √2GH अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, जहां पर ओरिफिस मीटर का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू होती है 0.60 से 0.65 तक। तो ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस इक्वेशन से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी पाइपलाइन में फ्लो हो रहे लिक्विड का एक्चुअल रेट ऑफ डिस्चार्ज इस इक्वेशन से किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ ओरिफिस मीटर A1 A2, ठीक है, √2GH, जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, H प्रेशर डिफरेंस है, और A1 A2 का स्क्वायर अंडर रूट, इस इक्वेशन की सहायता से। और कोफिशिएंट ऑफ ओरिफिस मीटर हमको एग्जाम में जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसकी वैल्यू इसके बीच में वेरी करती है, तो वो दी जाती है उस कंडीशन के हिसाब से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और वेंचुरी मीटर और बर्नौलीज प्रिंसिपल के बाद का ये टॉपिक है, तो दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद में आपको और ईजी हो जाएगा इसको समझना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।